Hello everyone. So today we are going to learn this lesson of Civics Political Science, Enter second year, Indian Constitution Historical Background. This is the chapter 1. So चलो हम शुरू करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को 4 पार्ट्स में बनाने का डिसाइड किया था. अब तक 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. पहले आप जाकर वो देखिए. फिर ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1909, 1935 या 1947 के बारे में पढ़ेंगे. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्ट का मतलब क्या होता है. अंडर लॉ एक्ट का मतलब होता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको पास किया जाता है और जो सब सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ते हैं. उस टाइम पर कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स पास किए थे ताकि वो इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकें. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. काउंसिल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्ट किए जाते हैं और जो एक कंट्री या एक सिटी को गवर्न करते हैं. यह एक्ट 1909 में आया था. दिस एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ लॉर्ड मिंटो, द देन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई एक्शन लेना जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके. उस टाइम पर ये 2 इम्पॉर्टेंट लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के. वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, ये एक वाइसरॉय थे यानी गवर्नर थे उस टाइम इंडिया के, और लॉर्ड जॉन मॉर्ले ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे. अब इसका मीनिंग होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मेन हेड होना. इस एक्ट को इन दोनों के कहने पर ही बनाया गया था और इसीलिए इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं. उस टाइम पर इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे. इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट को लॉन्च किया था. हम जानेंगे मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. इस एक्ट का ये मोटिव था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाए एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल को मिनिमम 30 और मैक्सिमम 52 सीट्स रखी जाए. उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था जिसके 2 हाउसेस थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. लोअर हाउस था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अपर हाउस था गवर्नर जनरल काउंसिल. एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उस टाइम पर एडवाइजरी बॉडीज़ थी फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बिलो होती है और लोकल गवर्नमेंट्स के अबाव होती है. लेजिस्लेटर्स मतलब जो लोग लॉ बनाते हैं. सो लेजिस्लेटर्स वर प्रोवाइडेड विद द पावर्स लाइक डिस्कशन ऑफ बजट. उनको ये पावर दी गई थी लोग कि वो लोग डिस्कस कर सकते हैं बजट को और रेजोल्यूशंस दे सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इलेक्टोरेट्स मतलब जो लोग वोट देते हैं. जनरल इलेक्टोरेट्स के साथ साथ क्लास इलेक्टोरेट्स जो लोग लैंडलॉर्ड्स थे, जो मुस्लिम्स थे, और जो स्पेशल इलेक्टोरेट्स थे जो लोग कॉमर्स के चैम्बर से हुआ करते थे, उनको क्रिएट किया गया था एज ए इलेक्टोरेट. इस एक्ट ने इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसमें लोगों को राइट दिया गया था वोट करने का, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ये राइट दिया गया था, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड्स के होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग होते हैं, जो कॉमर्स चैम्बर से होते हैं और जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उन्हीं को पावर थी कि वो लोग लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं. This act facilitated the nomination of one Indian to the Governor General Executive Council and 2 Indians to be nominated to the Council of Secretary of State of Indian Affairs. इस एक्ट ने इंडियंस को एक पावर दिया था कि एक इंडियन को चुना जा सकता है एज ए गवर्नर ऑफ जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड किसी 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया जा सकता है फॉर द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ताकि वो 2 इंसान इंडियन अफेयर्स को देख सकें. उस टाइम पर इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था इंडिया में और लोगों ने कहा था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है ये लोगों को डिवाइड एंड रूल करने का तरीका था. इंडियंस को यह एक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था, इसीलिए वो लोग फॉरेन रूलर्स को अपोज कर रहे थे. वो तो हो गया. अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसके अंदर क्या क्या हुआ हम जानेंगे. उस टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट फेज़ भी चल रहा था और लोग बहुत परेशान थे लॉर्ड कर्जन के डिसीजन से, जिन्होंने कहा था कि बंगाल स्टेट को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए. उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया था 1914 में. ब्रिटिशर्स ने इंडिया से मटेरियल सपोर्ट लिया था उस टाइम पर, मतलब इंडिया से बहुत सारे सोल्जर्स मांगे थे ताकि वो लोग ब्रिटेन के तरफ से लड़ सकें. लॉर्ड मोंटेग्यू एंड जनरल लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड दोनों ने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 को बनाया था. अब हम देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस.
इस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन और डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और वुमेन्स को वोट करने का राइट दिया गया था और हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था लंदन में। गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और इंडियंस को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया गया था। उस टाइम पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में 8 से 12 मेंबर्स रहते थे और जिसमें से हाफ ऑफ देम को इंडिया के लिए काम करना होता था और इंडियंस की मेंबरशिप गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 से 3 तक बढ़ा दी गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया था जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 60 मेंबर्स रहते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल को 146 मेंबर्स कर दिया गया था। उस टाइम पर ये 2 हाउसेस बहुत पावरफुल होते थे। ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेचर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का लोअर हाउस था। अब इस एक्ट के बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी 2 हाउसेस में बांट दिया गया था। डायरची सिस्टम मतलब डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यूनिकैमरल थे यानी सिंगल काउंसिल थे, इसको डिवाइड नहीं किया गया था। इन काउंसिल्स की सीट हर प्रोविंस में डिफरेंट हुआ करती थी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। 23 से 139 मेंबर्स तक और 75% ऑफ देम वर टू बी इलेक्टेड। माइनॉरिटीज़ को भी उस टाइम पर सेपरेट इलेक्शंस और वोट करने का पावर दिया गया था। इस एक्ट की वजह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस को हटा दिया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस को लाया गया, लेकिन वोट करने वाले लोग कुछ एजुकेटेड पर्सन्स ही रहते थे, अनएजुकेटेड को वो पावर नहीं थी उस टाइम। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया था जिसके हेड सर जॉन सिमन थे ताकि वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देख सकें। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इस वीडियो में उसे कवर नहीं कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता रहता है। वर्ल्ड वार 2 होने की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे जिसकी वजह से वो लोग इंडिया को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए माउंटबैटन ने 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का प्रॉमिस किया था। उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए फॉर मुस्लिम्स। सो उस वजह से उन लोगों ने पार्टीशन किया था इंडिया एंड पाकिस्तान का। इंडिया एंड पाकिस्तान शेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट्स। इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज शेल बी फॉर्म्ड, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर्म की जानी चाहिए, एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ भी बनाएंगे अपनी अपनी कंट्री में। ब्रिटिश की सुप्रीमेसी ब्रिटिश इंडिया पे से और कुछ प्रिंसली स्टेट्स पे से हट जाएगी और ये लोग आज़ाद होंगे। उस टाइम पर 584 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो लोग राजा या रानी उस टाइम उन प्लेसेस को संभालते थे, जैसे निज़ाम्स का हैदराबाद स्टेट, जोधपुर स्टेट ऑफ राजस्थान, किंगडम ऑफ मैसूर कर्नाटका, ग्वालियर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सब प्रिंसली स्टेट्स माने जाते थे और इस एक्ट के बाद प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट थे, वो किसी दोनों में से एक कंट्री को ज्वाइन कर सकते थे या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे और इन 2 कंट्रीज़ को अपनी फ्रीडम दी गई थी ताकि वो लोग अपनी टेरिटरीज़ को डिसाइड कर सकें। इस एक्ट के अंडर इंडिया और पाकिस्तान को पावर दी गई थी, फ्रीडम दी गई थी कि वो लोग अपनी टेरिटरी खुद डिसाइड कर सकते थे, वो किसी भी स्टेट को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते थे अपनी अपनी कंट्री के अंदर। सो गाइस, हमने इस पार्ट में सभी एक्ट को कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। So I hope you all will understand this video, and if you have any doubts you can comment in the comment section.